अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर होने वाला खुदकुश हमला इस बात का एक और अलमनाक सबूत है कि फितनतुल खारिज ने पाकिस्तान के अमन और रियासती इदारों और माशरे के सुकून के खिलाफ अपनी साजिशों का सिलसिला दोबारा तेज कर दिया है। सदर रोड जैसे हसास और मसरूफ इलाके में धमाके और फायरिंग का होना न सिर्फ दहशत गर्दों की सफाकियत को जाहिर करता है बल्कि ये भी वाजे करता है कि दुश्मन एक मरतबा फिर पाकिस्तान की दाखिली सलामती को सबूताज करने के लिए बारूदी हथियारों और खुदकुश नेटवर्क्स का सहारा ले रहा है। इस हमले में 3 एफसी एहलकारों की शहादत और 9 शहरियों और एहलकारों के जख्मी होने का वाकया साबित करता है कि दहशत गर्दों का असल हदफ हमेशा पाकिस्तान के मुहाफिज और यहाँ के बेगुनाह लोग होते हैं। इस वाक़े का एक और हसास और तवज्जो तलब पहलू यह है कि हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी निकले हैं। ये हकीकत ना सिर्फ सरहदी सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के चैलेंजेस को नुमाया करती है बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि पाकिस्तान में अमन की बहाली के लिए दाखिली सिक्योरिटी के साथ साथ बैरूनी खतरात पर गहरी नज़र रखना क्यों नागुज़ीर हो चुका है। अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल या वहाँ मौजूद गिरोहों की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ खत्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती चली जा रही है और यह हमला इस हकीकत को एक बार फिर उजागर करता है। लेकिन इस सफाकाना हमले में एफसी एहलकारों ने जिस बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश और हौसला अफजा है। एक खुदकुश बमबार के गेट पर खुद को धमाके से उड़ाने के बाद भी एहलकारों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है और हेडक्वार्टर के अंदर दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया। उनकी ये कुर्बानी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के मुहाफिज पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ हर दहशत गर्दाना वार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये हमला इस बड़े तनाजुर का भी हिस्सा है जिसमें दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान के अंदर खौफ, इंतशार और बेयकीनी फैलाना चाहती हैं। लेकिन तारीख शायद है कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी इदारे ऐसे हमलों से कभी दबे नहीं हैं बल्कि हर खून का कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मजबूत अज़्म में बदल जाता है। वो कि यह हमला एक अफसोसनाक सानहा है मगर इसने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान के दुश्मन शिकस्त के आखिरी मरहले में ज़्यादा वहशियाना वार करते हैं और यही वो वक्त है जब कौमी इत्तेहाद, मजबूत सियासी फैसले और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल पुष्पनाही नागुज़ीर हो जाती है। दूसरी जानिब सियासी मैदान की बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने मुल्क की सियासी मंजरनामे में गैर मामूली नौइयत की हलचल पैदा की है और एक बार फिर ये वाज़े हुआ है कि हुकूमत की सियासी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। सबसे पहले अगर लाहौर के हल्का NA 129 की बात करें तो इस हल्के के तमाम 334 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने वाज़े बरतरी हासिल करते हुए 63,000 से ज़ायद वोट अपने नाम किए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब ये कामयाबी न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में अपनी सियासी गिरफ्त के दोबारा मजबूत होने की अलामत है बल्कि PTI की इस पोजीशन को भी झुका देती है कि लाहौर में उनकी अवामी सपोर्ट कम नहीं हुई। यह नशिस्त मियाँ अज़हर की वफ़ात के बाद खाली हुई थी, इसलिए यहाँ हमदर्दी के वोट की तवक्कुआत के बावजूद PTI के उम्मीदवार खातिर खा पजीराई हासिल नहीं कर सके। लेकिन ज़मीनी इंतखाबात का सबसे बड़ा अपसेट पंजाब में नहीं बल्कि KP में सामने आया, यानी वो सूबा जहाँ तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मौजूद है और जहाँ इस जमात ने हमेशा अपनी मकबूलियत का दावा इंतहाई एतमाद से किया है। हरीपुर के हल्का NA 18 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने 1,63,996 वोट लेकर मैदान मार लिया, जबकि PTI के साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज अयूब 1,20,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। ये नतीजा तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सियासी धचका है क्योंकि ये नशस्त ना सिर्फ PTI की मजबूत तरीन नशस्तों में शुमार होती है बल्कि यहाँ अयूब ख़ानदान का कई दहाइयों से एक मुस्तहकम सियासी असर व रसूख भी मौजूद है। PTI की ये शिकस्त महज एक इंतखाबी नतीजा नहीं बल्कि अपने अंदर कई अहम सियासी पैगामात भी समेटे हुआ है। अव्वल ये कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, कारकुनान की नाराज़ी, टिकट्स की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात और वज़ारत आला की हालिया तब्दीली ने तंजीमी ढांचे को कमज़ोर किया है। सूबे में हुकूमत होने के बावजूद पार्टी इंतजामी तौर पर मुंतशिर नजर आई। दूसरा ये कि PTI की जानिब से हालिया महीनों में जारी ऑपरेशन की शदीद मुखालिफत ने आवाम के एक हिस्से को पार्टी की इस पॉलिसी से इख्तलाफ की तरफ माइल किया है, खुसूसन हज़ारा डिवीजन जैसे निस्बतन पुरअमन इलाकों में जहाँ सिक्योरिटी मामलात पर आवाम का रवैया आमतौर पर रियासती बयानिए के करीब होता है। इस तनाजुर में ये सवाल वजह तौर पर खड़ा होता है कि आया हरीपुर का ये अपसेट PTI की उसी पॉलिसी का रद्द-ए-अमल है। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही हुकूमत के ज़ेर साया इस तरह की शिकस्त तहरीक इंसाफ की इस बयानियों को कमज़ोर करती है जिसके मुताबिक वो मुल्क की सबसे मकबूल जमात होने का दावा करती है। यह नतीजा ये भी जाहिर करता है कि तंजीमी तकसीम, लीडरशिप के अंदरूनी मसाइल और पॉलिसी से
अवामी लाताल्लुकी किसी भी जमात का मजबूत तरीन कला भी कमज़ोर कर सकती है। हरीपुर के नताइज PTI के लिए एक संजीदा वार्निंग है कि अगर दाखिली इख्तलाफात, पॉलिसी कन्फ्यूजन और राब्ता मुहिम की कमजोरी को दूर ना किया गया तो आइंदा इंतखाबात में सूरत हाल मजीद मुश्किल हो सकती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की 2 अहम हलकों में शिकस्त इस बात का इंदिया दे रही है कि शायद तहरीक इंसाफ को भी इस बात का बखूबी इदराक था कि इंतखाबी नताइज क्या हो सकते हैं। यही वजह है कि लाहौर और हरीपुर के अलावा तहरीक इंसाफ ने दीगर हलकों में इलेक्शन का बायकॉट किया और अब तहरीक इंसाफ ने ज़मीनी इंतखाबात के टर्न आउट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल अब ये पहला इंतखाब नहीं जहां मुखालिफिन की जानिब से धांधली के इल्जामात न लगे हुए हों। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इन इंतखाबात पर न सिर्फ एतमाद का इजहार कर रहे हैं बल्कि टर्न आउट के कम होने की वजह भी बयान कर रहे हैं। अब इन ज़िमनी इलेक्शन में इल्जामात का खेल जारी रहा, लेकिन अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ को हरीपुर और लाहौर की जीती नशिस्त से हाथ धोना पड़ा, जो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक है। बात सियासी मैदान में इस वक्त PTI का सियासी पलड़ा मजबूत नहीं है। ऐसे में तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, क्या अवाम में इस तहरीक को पजीराई मिलेगी? ये अहम सवाल है और जाहिर सी बात है इस इंतखाब में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ का मोराल कम तो हुआ होगा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन के सियासी एतबार से कमज़ोर होने के बावजूद उन्हें फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहती है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ को फिर से मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के हक में हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अब यौम आज़ादी पे ओपन जो है वो यानी गैर मशरूत ऑफर की है कि आएँ बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ फिर से आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर रही है और अब PTI की धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल की तश्कील के हवाले से दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और 25 नवंबर को समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली की इंक्वायरी से मुतालिक ट्राइब्यूनल तश्कील के लिए रुजू किया था और अहम बात यह है कि रवा साल के शुरू में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तहरीक इंसाफ ने 7 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, ताहम वो इंतखाबी धांधली की अदालती तहकीकात के दरीने मुतालबे से पीछे हट गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ फिर से इस मुतालबे को मनवाना चाहती है। ऐसे में बज़ाहिर मुश्किल लगता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात को लेकर बात आगे बढ़े। अब एक तरफ मुज़ाकरात की बात हुकूमत कर रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज का इंदिया दे रही है और एक ऐसे वक्त में जब बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है पंजाब के अंदर बल्कि KP के अंदर, वहाँ क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वार्टर्स के अंदर ज़रूर ये कन्फ्यूजन मौजूद है, ये बेचैनी मौजूद है कि वहाँ पर एक्चुअली क्या कोई एहतजाज की हिकमत अमली पर काम किया जाएगा या फिर इस सारे मामले, इस फस और क्योस के अंदर जो है वो हुकूमत के साथ बैठने में ही आफियत जानेंगे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यूसुफ ज़ई साहब, सबसे पहले तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शंस में पंजाब से तो हारी, अपने सूबे KP से भी हार गई। हाउ बिग इज दिस सेटबैक सर? देखिए, कोई सेटबैक नहीं है, ये कोई इलेक्शन तो नहीं था। इसमें तो बिल्कुल सिलेक्शन ही हुई है एक किस्म की। जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक तो अभी भी 25-26 हज़ार से ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ के बनते हैं, लेकिन अब कोई मान ही नहीं रहा है। हमारे जो वजीर इत्तलात हैं यहाँ पे शफी जान, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी दिए जो फॉर्म 45 है उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका मोहर लगा हुआ है, दस्तखत मौजूद है, पोलिंग एजेंट के दस्तखत मौजूद है। कुछ पोलिंग स्टेशन में कि उसने वैसे ही बता दिया नताइज की ये देख लें आप, तो उसमें जो नताइज और हैं वहाँ पे कुछ और हैं। और तो ये बड़ी दुख की बात है कि लेकिन क्या बात है कि पोलिंग एजेंट्स को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाई PTI आफ्टर दिस लॉन्ग स्ट्रगल, और उसके बाद जाहिर है वो टर्नआउट नजर नहीं आया, लोगों को नहीं निकाल पाई PTI जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। यहाँ तक हरीपुर का ताल्लुक है और तो यहाँ तो लोग निकले हैं। आप देखें जिस तरीके से वोट का टर्न आउट एक हरीपुर में ही तो नजर आया, बाकी तो खैर पंजाब में तो लोग मायूस हैं।
पीटीआई तो वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, सिवाय एक सीट के अलावा तो कहीं भी पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, इसलिए तो लोग ही नहीं निकले हैं, 7% से ज्यादा लोग नहीं निकले हैं। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि जो इलेक्शन हुए हैं, अगर ये फेयर एंड फ्री कर देते तो 2 सीटें थी ना, ये तो पहले ही पीटीआई की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी खुद को एक्सपोज कर दिया और गवर्नमेंट ने भी खुद को एक्सपोज कर दिया कि ये अपोजिशन को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि देखें अपोजिशन लीडर अब तक अनाउंस नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि ये अपनी मर्जी का अपोजिशन चाहते हैं, अपनी मर्जी, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब क्रिकेट खेलते थे अपनी मर्जी के एम्पायर खड़ा करते थे, तो सेम यही सिचुएशन है। इस माहौल में पीटीआई फाइट पुट अप कैसे करेगी? अभी तहरीक चलाने की बात हो रही है, कोई भी तहरीक का चलना और फिर कामयाब होना, ये कैसे मुमकिन है इन हालात के अंदर? देखिए, आवाम तो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ है, ये कोई गलतफहमी में ना रहे। जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह नहीं, लेकिन पंजाब में हमने देखा ना सर कि अवाम अगर साथ है तो फिर अवाम का ठाठे बारता हुआ समंदर होता को निकलती अवाम, और फिर जाहिर है वो उसके अंदर इतनी बड़ी तो धांधली मुमकिन नहीं होती कि अगर टर्न आउट बहुत ज्यादा हो और अवाम रिस्पॉन्ड करे। वो पंजाब में हमने देखा नहीं हो सका, और पंजाब से अगर कोई तहरीक या मोमेंटम नहीं बनता तो क्या पीटीआई को चेंज ला सकेगी? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक सीट के अलावा बाकी तो हमने बाइकाट किया हुआ है, इसलिए तो लोग निकले भी नहीं है, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि पहले से ही खान साहब इन 2 नशिस्तों के भी वो खिलाफ थे। सर ये बाइकआउट की पॉलिसी भी समझ नहीं आती है ना। अब जाहिर है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, पार्लियामान के अंदर भी आप बाइकआउट किए हुए हैं, पार्लियामान से बाहर भी बाइकआउट किए हुए हैं, तो वो तो किसी जगह पे ऑन रिकॉर्ड आ ही नहीं पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है, क्या चाहती है। देखिए, बाइकाट का तो आप समझ आ गई है ना, लोगों को भी समझ आ गई, आपको भी समझ आनी चाहिए कि हमने तो सिर्फ 2 पे इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया, वो भी हमसे छीन ली गई। तो ये तो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन इस तरह थोड़ी होते हैं कि आप एंड में अपनी मर्जी के जो है ना फैसले करें, मर्जी के फॉर्म 45 को मानते ही नहीं है। इस तरह इलेक्शन नहीं होते हैं मेरे भाई, ये तो जो कुछ बाइकआउट करना कोई ऑप्शन है, कोई रास्ता है? मतलब बाइकआउट करके भी देख लिया, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, इससे ये एक्सपोज तो हो गई है ना गवर्नमेंट के। देखें, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, आप जो भी वर्कर अगर कैंपेन के लिए भी निकला है उसको भी उठा के जेल में डाल दिया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, फील्ड तो चले हैं ना, आप उस फील्ड से भी आप अगर विकेट शिकेट उखाड़ के चले जाएंगे तो फिर तो प्ले हो ही नहीं सकता ना सर। मतलब वो तो मैदान में रह के खेलना पड़ेगा। मैदान में रहकर खेलना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं है ना। हमारे लोगों ने क्यों ये कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं, वो इसलिए कि उस कमेटियों में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, ना कोई पार्लियामेंट की। तो सर फिर अगर इतनी मायूसी है तो इस मायूसी के साथ तो कैसे तहरीक चलेगी और कामयाब होगी? हम अपने आप को रीग्रूमिंग करके एक लाएमल बनाएंगे। बिल्कुल, इस आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता, ना ही ऐसे मुल्क चल सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है मुल्क का, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। क्योंकि देखिए, अवाम के मसाइल तो हल नहीं हुए। जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी है, और कर्जे चल रहे हैं मुल्क के ऊपर, और हुक्मरान जो है वो एक ही नारा इलाप रहे हैं कि जी हमने मईशत बेहतर कर दी। भाई, कौन सी मईशत आपने बेहतर की? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है कौम का। तो मैं यही कह रहा हूँ यूसुफ सही साहब, अवामी इश्यूज के हल के लिए ऑपोजिशन ही अवाम की उम्मीद होती है, लेकिन ऑपोजिशन तो खुद मायूस है। नहीं, अपोजिशन मायूस नहीं है। अपोजिशन अब अपना जो समझती है कि किस तरह इस सिस्टम से कौम और मुल्क को बुरानों से निकाल सके, अब वो जाहिर है वही लाएमल हम अपनाएंगे। लेकिन जो इलेक्शन प्रोसेस है, मैं तो नहीं समझता कि ये इलेक्शन प्रोसेस जो है कोई इलेक्शन था। ये कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन ऐसे नहीं होते। ये हरीपुर में मैं आप क्या बताऊं आपको, जिस तरीके से हुआ है, लोगों ने वोट पीटीआई को दिया है और रिजल्ट कहीं और निकल रहा है, तो ये तो देखो मजाक बन गया है। इस हुकूमत ने भी अपने आप से मजाक बना लिया है। 90 सीटें तो हमसे वैसे ही छीनी गई सामने के सामने, आपने देखा। लेकिन उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू है, मेरे ख्याल से ये इस तरह ये सिस्टम नहीं चलेगा। देखें, आप मुझे बताएं कि पीएमएलएन किस खाते में सीटें ले गई? क्या उन्होंने कोई महंगाई में कमी की है? क्या डॉलर नीचे आया है? क्या हुआ है? कोई पेट्रोल सस्ता हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर हाउस इन ऑर्डर नहीं है, प्रॉब्लम है।
चीज़ें ठीक नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं, जो रास्ता दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को कि वो आईनी तरमीम भी मंजूर करा लेते हैं, वो इंतखाबात भी जीत लेते हैं? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। बस ये है कि जो भी ये कर रहे हैं वो इस पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, अवाम यही PMLN थी ना, जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये वोट को इज्जत दो। अगर ये इज्जत है तो अल्लाह माफ करे, फिर तो पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल है कि जमहूरियत का कोई नाम भी ले ले। अब बदकिस्मती देखे ना, पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत कहती थी, आज वो उन्हीं के साथ खड़ी है जिनको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, जिनको कहते थे कि हम ये करेंगे। आज दोनों मिलकर मुल्क का जो कबाड़ कर रहे हैं। यूसुफ ज़ई साहब, हुकूमत फातेह होने के बावजूद आपको मुज़ाकरात की दावत दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात इन्विटेशन दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे? फातेह नहीं, हुकूमत खौफजदा है। मैं आपको बताऊं, जो तरामीम लेकर आए हैं ना, इसके बावजूद भी ये खौफजदा है। और ये इनकी पूरी कोशिश रही कि इस तरह के लोगों को नाअहल करार दिया जाए नाजायज तरीके से, फिर वो ज़मीनी इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन कमीशन चूंकि उनका अपना हो, और इस तरह की सीटें जीत कर जो है ना एक अक्सरियत हासिल करे जाली, और फिर जो है ना मलवी की अमेंडमेंट अगर करें। यही स्ट्रैटेजी है जैसे आप फरमा रहे हैं हुकूमत की, तो हुकूमत तो कामयाब है इस हिकमत अमली में भी। मेरी बात सुने, अभी 503 अरब रुपए की बदनवानी का स्कैंडल सामने आया है। 503 अरब, ये इतना गरीब मुल्क है यार, और इनके ऊपर तो पहले से करप्शन के बड़े केसेस हैं। और लेकिन ये जो अभी रिसेंटली आया है, जो IMF ने इसका इंकशाफ किया है और उनकी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, तो इसके बाद कौन लोग इनको वोट देंगे, कहाँ से इनको तो वोट फिर पड़ेंगे? ऑपोजिशन को तो सड़कों पे होना चाहिए था, एहतजाज कर रहे होना चाहिए था। तो बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हुकूमत मजबूर कर रही है कि अब जो है ना किसी आईनी तरीके से, किसी कानूनी तरीके से जो है हमें हकूक मिलना अब मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब डेफिनेटली कोई रास्ता पार्टी फैसला करेगी, ठीक, और जो भी करेगी पाकिस्तानी अवाम उनका साथ देगी। ठीक। यूसुफ ज़ई साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। माजिद निज़ामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, माजिद निज़ामी साहब से बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब, सबसे पहले तो बाई इलेक्शंस जो पंजाब में हुए, KP में जो नतीजा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, 2 नशस्तों के ऊपर, वो पंजाब में मियाज़र साहब की नशस्त हो या फिर KP के अंदर उमर अयूब साहब की, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो नताइज बरामद हुए, क्या इसको सेटबैक कहा जाएगा या फिर ये यूं ही लग रहा था ये कि यकीनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त इस माहौल के अंदर? देखिए, मैं इसको जरा एक मुख्तलिफ नजर से इसलिए देखता हूँ कि दोनों हलकों के हवाले से तहरीक इंसाफ का फैसला बड़ा अजीबो गरीब था और गैर मुतवक्के था। और स्पेशली इस माहौल में कि जब एक ही दिन मुल्क के बहुत से हलकों में इलेक्शन हो रहा है और 2 हलकों में तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है हिस्सा लेने का और बाकी में मौजूद नहीं है, तो वो डे 1 से उनका जो फैसला है वो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई इतना मकबूल फैसला नहीं था। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि दोनों हलकों का जब हम वोटिंग पैटर्न देखते हैं तो पता ये चलता है कि चूंकि हरीपुर में तो बाबर नवाज खान एक बड़े अच्छे कैंडिडेट है, उन्होंने 2015 में भी अयूब फैमिली को शिकस्त दी थी, तो वहां पर हमें जो वोटिंग टर्नआउट नजर आता है वो अच्छा नजर आता है, 40% से अबव जाता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर एक पॉलिटिकल फाइट थी। लाहौर में तो ये मामला 18% पर आकर गिरा। उससे ये पता चलता है कि अगर तहरीक इंसाफ के वोटर की दिलचस्पी नहीं थी तो मुस्लिम लीग नून के वोटर की भी दिलचस्पी नहीं थी। और लाहौर शहर के अंदर अगर 18% एक हल्के का टर्नआउट है तो इसका साफ मतलब ये है कि जो इलेक्शन का इंतखाबी निजाम है, कहीं ना कहीं अवाम उससे डिस्कनेक्ट कर गए हैं और उन्होंने इसके अंदर दिलचस्पी ही नहीं जाहिर की। और ये मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए और रियासत को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से अवाम ने इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल होना। ये बात काबिल गौर है। इनफैक्ट इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तो वैसे उसमें जितनी तरमीम आई हैं उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि अगर टर्नआउट कम हो या कोई थ्रेश होल्ड है कि 20% से टर्नआउट कम है या 15% से कम है
तो उसमें इलेक्शन को वॉइड करार दे दिया जाए कि नल एंड वॉइड है, ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है, ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर वो ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से बात होती है कि जितने वोट पड़े उसमें से अगर 10% से कम है तो फिर वॉइड करार दिया जा सकता है। तो ये पैटर्न खासा अलार्मिंग है कि जहाँ पे लोग निकले नहीं, लोगों का टर्नआउट बहुत कम रहा, इन पर्टिकुलर NA 129 की अगर आप बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो ऐसे में तो कोई प्रोविज़न नहीं है। तो हाफिज़ मियां नुमान साहब टर्न्ड आउट टू बी विक्टोरियस, वो तो फतेहयाब हुए इस इलेक्शन में। जी, आपकी बात 100% दुरुस्त है। जो नंबर्स हैं या जो पेपर है उसके हवाले से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ा क्विकली एक मिसाल देना चाहता हूँ। 1993 में MQM ने कराची में इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया और उन हलकों में जहां पर 1-1 लाख पर 90-90 हजार पर MNAs मुंतखब होते थे, वहां पर 10,000, 12,000, 15,000 पर MNAs मुंतखब हुए। वो मुंतखब तो हो गए, इलेक्शन के बाद असेंबलियों में भी चले गए, लेकिन आज तक वो अपनी जस्टिफिकेशन देते फिरते हैं। पेपर पे तो वो बिल्कुल MNA थे, उन्होंने हलफ भी उठा लिया, लेकिन जब पॉलिटिकल डिबेट होती है या जब आप सियासत पे बात करते हैं तो वो कोई गवार मिसाल के तौर पर उसे कोट नहीं किया जाता। तो प्रॉब्लम ये है कि पूरे पंजाब में आप अगर देखें तो राजा रियाज के हल्के में 13% जो है वो वोटिंग टर्नआउट रहा है। अब कानूनी तौर पर तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि फैसलाबाद जैसे शहर में जहां पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बड़े राइवल हैं, तो वहां पर अगर तहरीक इंसाफ नहीं थी तो वहां पर नून लीग भी जो है वो इलेक्शन में नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये बात तो दुरुस्त है कि कानूनी तौर पर, कागजी तौर पर मामला बिल्कुल कानून के और आइन के आए बिल्कुल मुताबिक है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो हुआ है इसमें क्या कहा जाए, एक तरफ तो PTI एहतजाज की या तहरीक चलाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। तो दोनों सूरतों में क्या PTI किस जगह पे खड़ी हुई है? यानी फैसले नहीं हो रहे, डिसीजंस ठीक नहीं हो रहे, हाउस इन ऑर्डर नज़र नहीं आता, मैस मोबिलाइजेशन कर नहीं पा रही, तो व्हाट PTI इज अप फॉर सर? क्या लग रहा है आपको? ये जब हम बात करते हैं कि जी PTI की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो उनकी नाकामियों में इजाफा करती है, तो उसका एक सबूत यही हमारे सामने मौजूद है कि पूरे मुल्क में एक दिन में बाई इलेक्शन हो रहा है और आधा तेतर आधा बटेर वाली मिसाल है कि आप 2 जगहों पे तो हिस्सा ले रहे हैं और उसी दिन आप बाकी 8-10 जगहों पे हिस्सा नहीं ले रहे। तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफे की एक वजह ये बिल्कुल है कि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो किसी दुरुस्त सिमत में जाती नजर नहीं आती। तो इसलिए तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे या अपने लिए को आसानी करे, तो पहला काम ये है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना होगा। उसके बाद ही वो अपने लिए जो है वो कोई ना कोई आसानी हासिल कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की दावत आ रही है हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत तो भी फतेहयाब हुई है, हुकूमत को क्या मजबूरी है कि वो PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या अखलाकी बर्तरी कायम करने के हवाले से तो बयान हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको हालातों वाकयात से, ग्राउंड सिचुएशन से कनेक्ट करके देखते हैं तो हालात हमें फर्क नजर आते हैं। इससे पहले नवंबर के बाद जब एक हाई पावर हुकूमत ने कमेटी बनाई थी जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, बाकी भी थे, मुज़ाकरात हुए भी थे, लेकिन वो मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ की टीम की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकी। तो जब ग्राउंड के ऊपर इस तरह की मुश्किलात हैं या उनको पता है कि हमारा लिमिटेड मैंडेट है, तो इस तरह के जो बयानात हैं वो महज एक अखलाकी बर्तरी कायम करने के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अमली तौर पर उनका ग्राउंड रियलिटी से मुझे ताल्लुक नहीं लगता। ठीक। माजिद जावी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी साथ ही जावी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मारूफ व्लॉगर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत का बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने डकी भाई की दरखास्त जमानत 10 लाख रुपए की मचलकों की एवज मंजूर की है। ताहम इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि उनके खिलाफ मुकदमा खत्म हो गया है, बल्कि केस अभी भी अदालत में ज़ेर समात है। यह हकीकत मीडिया और कानूनी हलकों में इस केस की हसासियत को बढ़ा देती है, क्योंकि अवामी सतह पर डकी भाई पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो न सिर्फ कानूनी बल्कि समाजी एतबार से भी संगीन नौयत के हैं। डकी भाई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुतअद्दिद जुए और बेटिंग ऐप्स की तशहीर अपने यूट्यूब चैनल के जरिए की। FIR में कहा गया है
कि वो एक ऐप के लिए बतौर कंट्री मैनेजर भी काम कर रहे थे। मुकदमे के सिलसिले में उनके अकाउंट से हासिल होने वाली 27 वीडियोस के लिंक्स भी शामिल किए गए हैं, जिनमें से कई अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये मवाद अदालती तहकीकात के लिए अहम शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अवाम की जानिब से लगाया गया दावा यह है कि डकी भाई की तशहीर के बाइस आम अफराद ने अपनी मेहनत की कमाई इन ऐप्स में लगाई और माली नुकसान उठाया, जिससे मामले की संजीदगी मजीद बढ़ जाती है। इस केस की कानूनी बुनियादें भी पेचीदा हैं। डकी भाई पर इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून 2016 की दफात, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, फ्रॉड, इसी तरह जैसी दफात शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड की दफात B294 और 420 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये दफात खास तौर पर तिजारती धोखाधड़ी और माली नुकसान के हवाले से सख्त नौयत की हैं और बज़ाहिर इस बात की निशानदेही करती हैं कि कानून की नज़र में डकी भाई का अमल संगीन नौयत का जुर्म था। और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीश के दौरान डकी भाई ने बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन करने की बात का एतराफ़ भी किया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनसे मुबैना तौर पर हासिलशुदा आमदनी भी बरामद की। इस सूरत हाल से ज़ाहिर होता है कि मुकदमा सिर्फ इल्ज़ाम पर मबनी नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद मुस्तनद शवाहिद और माली रिकॉर्ड्स पर भी है। जमानत मिलने के बाद डकी भाई को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन मुकदमे की समाअत जारी है और आइंदा अदालत के फैसले पर अवामी और कानूनी हलकों की नज़रें यकीनन मरकूज़ है। इस केस का समाजी और कानूनी असर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये एक इंतबाह है कि बैटिंग और जुआ जैसी सरगर्मियों की प्रमोशन कानूनी तौर पर संगीन नताइज ला सकती है, जबकि डकी भाई की जमानत मिलने के बावजूद अदालती कार्रवाई और तहकीकात जारी रहेंगी, जो इस केस के इख्तिताम तक शफाफियत और कानूनी मयार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।